ओके बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं लसिका तंत्र के प्रमुख अंगों की अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले जो भी साथी विद्यार्थी अपने वीडियो को देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर भी करें, लाइक करें। चलते हैं अपने वीडियो में। तो लसिका तंत्र का जो पहला वीडियो है उसमें हमने लसिका के बारे में बेसिक बातें हैं वो पढ़ी थी। आज अपन देख रहे हैं कि जो हमारा लस्सी का जो तंत्र है, ये सिस्टम है, तो तंत्र मिलकर बना होता है। कुछ प्रमुख अंग होते हैं इसके अंदर। वो अंग कौन कौन से होते हैं देखो। तो लस्सी का तंत्र मुख्य रूप से बना होता है। एक तो इसके अंदर तरल भाग होता है लस्सी का, जो इसके अंदर बहता रहता है। लस्सी का प्रवेश करता है लस्सी का केशिकाओं में। तो लस्सी का केशिकाएँ होती है इसके अंदर। फिर लसिका केशिकाएँ ये बारीक नलिकाएँ होती है और ये मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है जिनको लसिका वाहिकाएँ कहते हैं। और इन लसिका वाहिकाओं के जाल में जगह जगह गुर्दे की संरचना के कुछ पर्व होते हैं जिनको लसिका नोड कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं ऊतक जो लस्सी कणों का निर्माण करते रहते हैं। उनको अपन लस्सी के ऊतक या अंग कहते हैं। तो इसमें ये सभी शामिल होते हैं। देखो, लसिका, लसिका केशिका, लसिका वाहिकाएं, लसिका नोड और लसिकीय ऊतक। तो अपन इसको एक एक को ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं देखो लसिका। तो लसिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको लिम्फ कहते हैं कि ये जो हमारी रक्त केशिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं की जो भित्ति होती है उस भित्ति से रक्त का छना हुआ भाग है, छना हुआ भाग है जो टिश्यूज यानी के ऊतकों की सेल के बीच भर जाता है। यानी जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुँच पाती ये उन चीज़ों को पहुँचाएगा। तो ये रक्त का छना हुआ भाग है जो ऊतक की कोशिकाओं के बीच में भर जाता है। अतः इसे ऊतक द्रव भी कहते हैं। देखो उसको ऊतक द्रव, ये इसको अपन कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या कह देंगे? टिश्यू फ्लूइड, या इसका एक नाम और है अंतराली द्रव। अंतराली द्रव या अंतराली तरल भी कहते हैं इसको, तरल भी कहते हैं। तो लिम्फ को अंतराली तरल या ऊतक द्रव भी कहते हैं क्योंकि ऊतकों के बीच में जो ऊतक होता है उस ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में आकर भर जाता है। ये स्थिति है। अब ये जो जो लस्सिका है, जब ये लस्सिका मतलब इसको हम कहेंगे जब ये जो ऊतक द्रव है, ये जो ऊतकों में स्रावित हुआ है, ये ऊतक द्रव लस्सिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। लस्सिका केशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तो तब हम इसे क्या कह देंगे? लस्सिका नाम दे देंगे। लस्सिका नाम से जानते हैं। तो एक बार तो ये जैसे कोशिका में स्रावित हुआ तब हम उसको ऊतक द्रव कह दिया। लेकिन जब ये द्रव धीरे धीरे लस्सिका केशिकाओं में घुसने लगा, उसमें प्रवेश करने लगा, तो हम इसको लस्सिका नाम दे देंगे। ये जो लिम्फ होता है, लस्सिका होता है, इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि ब्लड जो होता है उस ब्लड का कुछ भाग छन जाता है जिसके अंदर आरबीसी प्लस बिम्बाणु नहीं होते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर लगभग छन जाती है, हालांकि प्रोटीन कम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि लस्सिका है वो प्लाज्मा और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी में मुख्यतः कौन सी होती है? लस्सिकाणु होते हैं। लस्सिकाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो इसके अंदर ये अपने लिम्फ का एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये देखो रंगीन होता है, ये कभी भी कलर्ड नहीं होता क्योंकि आरबीसी तो होती नहीं है, इसलिए रंगीन होता है। इसमें लिम्फोसाइट जो लसिकाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं और इस कारण से ये हमारी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है। देखो, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, हमें रोगों से बचाता है ये। और दूसरा काम इसका है कि ये लिम्फ है विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, हार्मोन, इनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम भी करता है। अगर हम एक इसके भाग देखें कि लिम्फ के कितने भाग होते हैं,
तो हम लिम्फ के क्या भाग देख सकते हैं। देखो, लिम्फ के भाग अपन दो तरह से पढ़ सकते हैं कि लिम्फ के दो कौन कौन से होते हैं। एक तो हम ये पढ़ सकते हैं जैसे ब्लड में पढ़ा था, लिम्फ प्लाज्मा। लिम्फ प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, यह ब्लड प्लाज्मा के समान ही है, लेकिन इसमें रक्त प्रोटीन कम होता है। रक्त प्रोटीन कम होता है और O2 भी कम होती है। ये इसकी विशेषता है, यानी ब्लड प्लाज्मा के बिल्कुल समान है लेकिन इसमें प्रोटीन कम पाई जाती है। दूसरा इसका भाग हो सकता है, देखो, लिम्फ कॉर्पल्स। लिम्फ जैसे ब्लड कॉर्पल्स होती है उसी तरह से इसमें लिम्फ कॉर्पल्स होती है, लेकिन लिम्फ कॉर्पल्स इसमें मेनली मुख्यतः लसीकाणु पाए जाते हैं। लसीकाणु को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं इसके अंदर। आरबीसी व प्लेटलेट जो होती है, प्लेटलेट्स, ये दोनों एब्सेंट रहती है, याद रखिएगा, ये दोनों इसमें एब्सेंट रहती है। तो ये तो अपना लसिका की बात थी कि छनावा भाग है और बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इसमें डब्ल्यूबीसी में मुख्यतः लसीकाणु होते हैं। लसीकाणु हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से बचाती है और लसिका विभिन्न तरह के पोषक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचने में मदद करता है। दूसरा इसका भाग हो गया लसिका केशिकाएँ, कि जब उत्तक द्रव्य छन जाता है तो वो छनकर कहाँ घुसता है, फिर लसिका केशिकाओं में, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, लिम्फ कैपिलरीज बोलेंगे इनको। तो ये भी क्या होती है, ये जैसे केशिकाएं होती है उसी तरह से ये भी पतली भित्ति वाली होती है। तो ये पतली भित्ति वाली सूक्ष्म नलिकाएं होती है, मतलब बहुत ही पतली भित्ति वाली सूक्ष्म नलिकाएं होती है, पूरे शरीर में फैली रहती है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर रुधिर केशिकाएँ हैं, वह पूरे शरीर में रुधिर केशिकाओं के बीच बीच में जाल बनाकर फैली रहती है। देखो, जहाँ पर ये रुधिर केशिकाएं पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पर जाल बनाकर ये फैली हुई रहती है। इसकी एक विशेषता, ये एक सिरे पर बंद होती है, एक सिरे पर बंद होती है, क्योंकि इसमें एक दिशीय प्रवाह होता है। तो एक सिरे पर जैसे ये होती है तो एक सिरा इनका बिल्कुल ये क्लोज होता है। यहाँ पर उत्तक द्रव्य छन रहा है और वो इसमें प्रवेश कर जाता है और फिर इस तरह से एक ही दिशा में ये गमन करता है। तो एक सिरे पर ये बंद होगी, ब्लाइंड होगी, जिसका मतलब अपन कहेंगे कि एक सिरे पर ये ब्लाइंड होगी या पूरी तरह से बंद होगी। ये कहाँ कहाँ नहीं पाई जाएगी, देखो, ये एब्सेंट कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर ये नहीं मिलेगी। तो ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ कहाँ नहीं होगी, तो ये एक तो देखो हमारा जो एपिडर्मिस है, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है ना, उसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो रोम के जो पुटक होते हैं, अपने बाल होते हैं जो त्वचा से बाहर निकला, उसमें नहीं पाई जाती। हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में भी नहीं मिलेगी। हमारा जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड, उसमें भी नहीं होगी। जो हमारा आँख का जो कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया भी नहीं मिलेगी। हमारी जो हड्डियाँ होती है वहाँ पर नहीं है। और जो कार्टिलेज ऊतक होता है उसमें भी ये नहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पर एब्सेंट रहती है ब्लड कैपिलरीज। इसके अलावा स्प्लीन जो होती है उसमें भी नहीं मिलेगी आपको, ये स्प्लीन में भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर ये एब्सेंट रहती है, वहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। इसके अलावा देखो, हमारी आंत्र में किस तरह से फैली हुई, आंतों में बहुत ज़्यादा फैली होती है। हमारी जो आंतें होती है, आंत्र की जो विलाई होती है, सूक्ष्म अंकुर होते हैं, उसमें उपस्थित ये जो लिम्फ कैपिलरीज है, उसका जाल होता है, बहुत घना जाल होता है हमारे हाथों में, क्योंकि ये वसा के अवशोषण में मदद करेगी। तो आंत्र की विलाई में उपस्थित लिम्फ कैपिलरीज पचित भोजन में से वसा
का अवशोषण करेगी। देखो, और हमने ये पाचन तंत्र में पढ़ा था कि किस तरह से काइलोमाइक्रोन बना था और वो लसिका के माध्यम से अवशोषित होता है, तो वसा का अवशोषण करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वसा का अवशोषण लसिका के द्वारा ही होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। होता क्या है कि वसा की मात्रा अधिक होने से, वसा की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो हमारे आंत के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है ना, इसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, दूधिया। इसको हम कायल यानी कायल हो जाता है, दूधिया हो जाता है, इसको कायल भी कहते हैं। अतः इसे हम कहते हैं लेक्टियल। क्या कहते हैं? लेक्टियल, लेक्टियल्स भी कहते हैं। तो ये अपन को जो हमारी आंत के अंदर जैसे ये सूक्ष्माणु यहाँ पर एक ये लसिका केशिका होती है, इसमें ये लसिका में ये वसा जब अवशोषित होती है तो ये इसका रंग दूध हो जाता है, तब हम इसे क्या कह देंगे? लेक्टियल कह देंगे, लेक्टियल्स कह देंगे। तो ये थी हमारी लसिका केशिकाएं जो हमारे आंतों में बहुत ज़्यादा फैल रहती है, लेकिन शरीर की कुछ जगहों पर ये एब्सेंट भी रहती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन लसिका आपकी जो वाहिनियाँ है, जो ये लसिका केशिकाएं बनाएगी, उसको अपन देख लेते हैं। तो तीसरा इसका प्रमुख भाग हो गया, इसको अपन बोलते हैं लसिका वाहिकाएं। इसको हम कहेंगे लिम्फ वेसल्स। देखो, तो लिम्फ वेसल्स में क्या होता है कि अनेक जो लिम्फ कैपिलरीज है छोटी छोटी, जिनके अंदर अभी लिम्फ आकर भर चुका है, उसमें प्रवेश कर चुका है, अनेक लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलेगी, आपस में मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती है। ये शिराओं के समान ही होती है, शिराओं के समान ही होती है। देखो, जैसे हमारी शिराएँ होती है उसी के बिल्कुल समान होती है, लेकिन इनमें एक फ़र्क है। इनमें जो वाल होते हैं, कपाट होते हैं, उन वाल की संख्या ज़्यादा होती है, संख्या ज़्यादा होती है। मतलब रचना तो शिराओं की तरह होती है, लेकिन इनमें वाल की संख्या ज़्यादा होती है। किसमें? लिम्फ वेसल्स में। तो देखो, ये जो लिम्फ वेसल्स है, ये अब जैसे ये अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटी बारीक बारीक ये लसिका केशिकाएं मिलकर इस तरह से बना लेती है लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल्स मिलकर फिर एक बड़ी नलिका बनाती है, जिसको अपन कहते हैं लिम्फ डक्ट। क्या कहेंगे? लिम्फ डक्ट कहेंगे। तो उस बॉडी के अंदर दो मुख्यतः लिम्फ डक्ट पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर की जो सभी लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स खुद आपस में मिल जाएगी। फिर आपस में मिलकर, पहले तो कैपिलरीज आपस में मिलकर, कैपिलरीज ने मिलकर क्या बनाई? लिम्फ वेसल्स बनाई। अब लिम्फ वेसल्स आपस में मिल गई और मिलकर दो लसिका, जिसको अपन कहेंगे डक्ट या लसिका वाहिनी कह देंगे, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। दो वाहिनी बन जाएगी बड़ी बड़ी। अब इसको क्या कहेंगे? देखो, तो ये जैसे अपनी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर इस तरह से दो लिम्फ, तो एक तो होगी हमारे दाईं तरफ, तो दाईं सिर से लेकर, हाथों से लेकर, हमारी छाती से लेकर ये यहाँ पर एक बड़ी आपकी एक डक्ट पाई जाएगी और वो यहाँ पर ही इस लसिका को डाल देगी। एक होगी हमारे बाईं तरफ, जो बाईं तरफ हमारे बायां जो सिर है, बायां हाथ है, बाईं छाती है, और नीचे के जो पोर्शन है पाचन तंत्र और दोनों जो टांगे होती है नीचे वाली, वहाँ से इकट्ठा करके लाती है लसिका को।
तो इस तरह से दो बड़ी लसिका वाहिनी अपने अंदर पाई जाती है, जिसमें पहली कौन सी होती है, देखो, जिसको अपन बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट बोल देंगे उसको। ये इसको हिंदी में कह देंगे दाई लसिका वाहिनी। दाई लसिका वाहिनी, ये दाएं तरफ देखो। तो ये जो हमारे शरीर का जो दायां भाग है, दायां भाग, उस दायां भाग में देखो कौन कौन आ जाएंगे। सिर से लेकर, सिर आ गया, हमारी गर्दन आ गई, फिर हमारी छाती आ गई, और हमारा दायां हाथ आ गया। दाएं हाथ से यहाँ से लसिका इकट्ठा करके लेके आएगी, और उस लसिका को, दाएं हाथ से लसिका को एकत्र कर, यहाँ से एकत्र करके फिर अंत में एक सिरा होगी जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन, और वो भी कौन सी, राइट। दाईं और बाईं दो तरह से होती है। तो फिर ये अंत में लसिका को राइट सब क्लेवियन वेन में डाल देती है। यहाँ पर एक वो होती है सिरा, उसमें लाके उसमें डाल देती है। इसमें दाईं और बाईं सब क्लेवियन वेन दो होती है। तो ये जो राइट है ये राइट सब क्लेवियन में डाल देगी, और लेफ्ट है वो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर लसिका को डाल देगी। तो ये हमारे जो दाएं भाग होते हैं वहाँ से लसिका को कलेक्ट करेगी सारी ये। दूसरी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ी, जिसको अपन कहेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। देखो इसका एक नाम और है, इसको थोरेक्सिक डक्ट भी कहते हैं। थोरेक्सिक डक्ट भी इसको कहते हैं। वक्षीय वाहिनी, क्या कहेंगे, वक्षीय वाहिनी। इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा है। जो ये जो लेफ्ट या जिसको अपन थोरेक्सिक डक्ट कहते हैं, ये सबसे बड़ी या जिसको अपन कहेंगे सबसे लंबी लसिका वाहिनी है, सबसे बड़ी लसिका वाहिनी है। तो इसका एक नाम और है, इसको हम क्या कह रहे हैं, थोरेक्सिक डक्ट भी कह रहे हैं। तो ये हमारा जो बायां भाग है, बाएं भाग, जिसका बाएं भाग का मतलब सिर है, हमारी जो गिरवा है, हमारे जो हाथ हैं, उनसे हमारी जो उदर है, उदर गुहा, वहाँ से, इसके बाद जो हमारी जो आहार नाल है, आहार नाल के जितने भी पोर्शन है, और दोनों जो पाद हैं, दोनों पादों से लसिका। बाएं भाग से लेके देखो, लेफ्ट नाम है, इसे लेफ्ट पोर्शन से लिखी आएगी। यहाँ से सिर से लेकर जो लेफ्ट का पोर्शन है नीचे तक, ये ऊपर से थोड़ा सा भाग का ही ये राइट से छोटी होती है, ये ऊपर से ही कलेक्ट करती है। जबकि सबसे ज़्यादा कलेक्शन का काम किसका है, लेफ्ट का है, लेफ्ट लिम्फेटिक वेन का। ये जो दायां सिर, अपना बायां सिर है, बाईं गर्दन है, बायां हाथ है, बाईं वक्ष का क्षेत्र है, फिर उदर गुहा हो गई, फिर नीचे का जो हमारा आरनाल वगैरह सब आ गया, जनन तंत्र आ गया, दोनों टांगें आ गई, यहाँ से लसिका को इकट्ठा करेगी ये। तो वहाँ से लसिका को एकत्र कर अंत में लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर डाल देती है, सब क्लेवियन डक्ट के अंदर, जिसको दो जो त्रुक नलिका इस तरह से बोलते हैं, सिरा बोलते हैं इसको। तो लेफ्ट सब क्लेवियन डक्ट में, सॉरी वेन में डाल देती है। तो वहाँ पर देखो वेन में पहुँचा दिया, वो सिरा के अंदर डाल दिया इसको। तो इस तरह से ये है। अब ये जो होती क्या है, ये जो हमारी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, ये क्या होती है, जैसे हमारा जो बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर जैसे इस तरह से ये एक रचना होती है हमारे, जो ये डायफ्राम है, उस डायफ्राम में उदर गुहा के अंदर, पेट की गुहा के अंदर एक थैली सी होती है इस तरह से, इस थैली से शुरू होती है, और फिर यहाँ पर जो सब क्लेवियन वेन होती है, उसके अंदर ये अपने लसिका को डाल देती है। ये होती है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, इसमें ये लसिका को ला के डाल रही है। अब ये जो थैली है, ये थैली क्या करती है, यहाँ से पूरे एरिया से इकट्ठा करती है लसिका को। पहले हमारे जो मुख्यतः पाचन तंत्र वहाँ से इकट्ठा करती है। इस थैली को एक नाम दिया जाता है सिस्टर्ना काइली।
क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर्ना काइली, मतलब काइल का इकट्ठा कर लेती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी थोरेसिक डक्ट है, या जिसको हम वक्सी वाहिनी कह रहे हैं, या जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, या जिसको अपन क्या कह रहे हैं, थोरेसिक डक्ट भी कह रहे हैं, ये जो है ये है उदर गुहा में स्थित, डायफ्राम के ठीक नीचे होती है, उदर गुहा में स्थित एक थैलीनुमा रचना से प्रारंभ होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सिस्टर्ना काइली यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात। अब ये सिस्टर्ना काइली क्या होती है, क्या काम करती है? तो ये जो सिस्टर्ना काइली होती है, सिस्टर्ना काइली, ये क्या होती है? ये एक थैलीनुमा रचना है, थैलीनुमा, जिसको अपन कहते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो लसिका को अस्थायी रूप से इकट्ठा करती है, एकत्र करती है। देखो कुछ समय के लिए लसिका को अस्थायी रूप से इकट्ठा कर लेगी। और ये जो हमारे आंतें होती है, आंत आंत्र से, जो हमारी आंत होती है मुख्यतः छोटी आंत, उस आंत्र से जो वसीय पदार्थ आते हैं, वसीय पदार्थ जिनका शोषण आपकी लसिका के द्वारा होता है, तो उस वसीय पदार्थों को एकत्र करती है और उनके लिए एक नाली की तरह कार्य करती है, नाली की तरह कार्य करती है। देखो उसकी तरह एक नाली की तरह कार्य करेगी ये देखो एक नाली के यहाँ पर ये डल जाएंगे, और ये इस तरह से इसके अंदर एक नाली के समान डलते जाएंगे। यहाँ से इसको पहुँचा जाएगा और यहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे, फिर है वो आगे जाके सबक्लेवियन, लेफ्ट जो सबक्लेवियन वेन है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा देखो पंप होगा, और ये यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये सारे जो इंटेस्टाइन है, मुख्यतः इंटेस्टाइन से जितने भी वसी पदार्थ हैं वो यहाँ कर डलते जाएंगे और यहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे। फिर ये थोड़ा सा पंप करेगी और इन पदार्थों को यहाँ पर लेफ्ट सबक्लेवियन के अंदर पहुँचा देगी। देखो जो हमारी सिस्टर्ना काइली है, सिस्टर्ना काइली, काइली का मतलब हो गया वसी पदार्थ ही होते हैं, को हमारे शरीर का सेकंड हार्ट बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, सेकंड हार्ट कहा जाता है। ये देखो दूसरा हृदय कहते हैं। दूसरा हृदय क्यों कहते हैं? क्योंकि 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 बिकॉज यह लसिका को इकट्ठा करती है, एकत्र कर रही है, जो एकत्र करके थोरेसिक डक्ट, जिसको अपन राइट लिम्फेटिक डक्ट भी बोल रहे हैं, थोरेसिक डक्ट के द्वारा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में भेजती है। यह स्पंदन दर्शाती है, मतलब उस इसमें स्पंदन होते हैं जैसे हृदय में होते हैं ना, उस तरह से। इस कारण इसे सेकंड हार्ट कहेंगे अपन, कह देंगे सेकंड हार्ट कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा स्पंदन दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐसे पंप करेगी, तो यहाँ से जो इकट्ठा लसिका है वो यहाँ चला जाएगा सब क्लेवियन वेन में, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के इसके अंदर उसको पहुँचा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लसिका वाहिनी लेफ्ट होती है लसिका वाहिनी, और
इसको थोरैक्सिक डक्ट भी कहते हैं। ये शुरू होती है अपने सिस्टर्ना काइली से। तो ये सिस्टर्ना होती है, एक थैली के समान रचना होती है, जिस कारण इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। काइली का मतलब इसमें जो वसी पदार्थ होते हैं पाचन तंत्र से अवशोषित किए हुए, वो इसके अंदर इकट्ठे रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसके बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर देखो अपन देख लेते हैं अपना जो चौथा महत्वपूर्ण है लसिका पर्व। क्या बोलते हैं उनको? लसिका पर्व, या अंग्रेजी में बोलते हैं इनको हम लिम्फ नोड्स। ये नोड क्या होते हैं देखो, तो क्या होती है जहाँ हमारे बॉडी के अंदर जैसे बॉडी होती है, उस बॉडी में जगह जगह ये जो लसिकाओं का जाल फैला रहता है, उसमें जगह जगह आपको इसे गांठे सी दिखेगी, गर्दन में, बगल में, आपको उदर में। तो ये इस तरह की गांठें होती है, हमारी किडनी की तरह गांठें होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जिनके द्वारा लिम्फोसाइट बनते हैं और जो लसिका है वो क्षमता रहता है। तो देखो ये मतलब हम कह सकते हैं कि लिम्फ जो वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लसिका की गांठें होती है। लसिका गांठें जिसको बोलेंगे अपन, या इसको लसिका गांठें या पर्व कह देंगे, और अंग्रेजी में कहेंगे इनको लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं वर्क के समान। और वर्क की आकृति के होते हैं, ये वर्क की आकृति के होते हैं। जैसे आपको बताया वर्क की आकृति में किडनी सेप्ट होंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये सबसे ज़्यादा हमारी एक तो गिरवा में, गर्दन में, हमारे जो बगल है उसके अंदर, जो जांग का क्षेत्र होता है, जांग के क्षेत्र में, इसके अलावा हमारे कमर में और कुछ हमारे उदर के अंदर, उदर में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर जो जॉइंट है ना, वहाँ पर गिरवा जैसे बगल है या जांग है या कमर है या उदर है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इस पूरे शरीर में फैले रहेंगे, जगह जगह ये पाए जाएंगे। इसके अंदर जो मुख्य लिम्फ नोड देखो, मुख्य लिम्फ नोड कौन कौन से हैं? मुख्य लिम्फ नोड देखो, एक तरह से हमारे मुख गुहा में टॉन्सिल होते हैं, ये भी लिम्फ नोड ही होते हैं। इसके अलावा हमारे वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वो भी इसी का काम करती है। और जो हमारे हाथों में पेयर्स पैचेज होते हैं, पेयर्स पैचेज, वो भी लिम्फ नोड का काम करते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें जैसे ये है, जैसे ये लिम्फ नोड है, तो इसमें कुछ नलिकाएं तो प्रवेश करती है। जैसे ये एक लिम्फ वेसल्स इसमें घुस रही है, कुछ लिम्फ वेसल्स इससे बाहर भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या है, इस गांठ में है क्या ऐसा? तो इस गांठ में होता क्या है कि इस जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ जो नोड होते हैं, इस लिम्फ नोड में जो लसिकाणु होते हैं, लसिकाणु बनते हैं या लसिकाणु पाए जाते हैं। और इसमें एक रेटिकुलर जाल पाया जाता है, रेटिकुलर फाइबर्स का जाल पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जाल पाया जाता है, मतलब इसमें एक जाल पाया जाएगा फाइबर्स का इस तरह से। तो जो लसिका यहाँ आ रहा है ना, वो यहाँ पर छनेगा तो इसमें कोई मृत या कोई जीवाणु होंगे। और यहाँ पर WBC पड़ी हुई है, कौन है? WBC। तो इसमें ये छनेगा, लसिका छन के जाएगा वापस, छनेगा तो उसमें कोई मृत WBC या कोई रोगाणु होगा तो उसको ये लिम्फोसाइट ख़त्म कर देगी। और लसिका छनेगा तो एकदम लसिका एक तरह से फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका कार्य क्या है देखो, इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहले है लसिका को छानना। अभी जैसे बताया आपको, लसिका को छानना, क्योंकि इसमें जाड़ लगा हुआ है रेटिकुलर फाइबर्स का और लसिकाणु भी बन रहे हैं। तो ये इसके अंदर पहला काम तो हो गया लसिका को छानना। दूसरा काम हो गया लसिकाणुओं का निर्माण करना। लसिकाणुओं का निर्माण करना कुछ एंटीबॉडी भी बनाती है। एंटीबॉडी
क्योंकि लसीकाणु है तो एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी का निर्माण, ये भी इसका काम है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। इसके अलावा इसमें है कि लसीका में उपस्थित रोगाणुओं और मृत सेल का भक्षण करना, भक्षण या उनको नष्ट करना, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कारण है कि जाल में वो फंस जाएगी, मृत रोगाणु और मृत जो सेल होते हैं वो फंस जाएगी और उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये काम करती है लसीका पर्व, जो कि जगह जगह होती है अपनी बॉडी में। कई बार संक्रमण होता है ना, तो ये लिम्फ नोड है वो सूज जाते हैं, जैसे मुंह में अगर संक्रमण हो रहा है तो टॉन्सिल सूज जाते हैं, कहीं पैर में घाव होता है तो जांघ के लसीका नोड सूज जाते हैं, हाथ में कोई घाव हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो हाथ के पास वाले जो लसीका नोड है वो सूज जाते हैं। तो सूजने का मतलब यही है कि ये लसीकाणु का उत्पादन करने लगते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वो घाव हमारा जल्दी से ठीक होता है। और लास्ट इसका पढ़ लेते हैं अपन लसीका अंग। देखो लसीका ऊतक या इसमें लसीका के महत्वपूर्ण कौन कौन से अंग होते हैं जो इससे संबंधित है, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज, या हम उनको ऑर्गन्स कहेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन्स कहेंगे। इसमें मुख्यतः कौन कौन आ जाते हैं, हमारी स्प्लीन आ जाती है। एक तो स्प्लीन जिसको हम हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं, वह हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड, ये इसमें शामिल है। देखो दो प्रमुख ये लसीका अंग है, स्प्लीन और थाइमस ग्रंथि। देखो ये जो स्प्लीन है ये हमारे ये सबसे बड़ा लसीका अंग है। देखो बहुत बड़ा लसीका अंग है। इसमें ये बिल्कुल एक गहरे लाल रंग का अंग है, गहरे लाल रंग का अंग है, गहरे लाल रंग का, और जैसे कोई एक बड़ी लसीका नोड हो ना उसके समान होता है। यह एक बड़ी लसीका पर्व के समान ही होता है। इसे शरीर का एनी टाइम इसमें ब्लड भरा रहता है। देखो ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको, ब्लड बैंक कहते हैं। इसमें हर समय, जैसे ये बड़ी एक लसीका पर्व की तरह होता है, इसमें एनी टाइम ब्लड भरा रहता है। इसमें एक जाल भी होता है, रेटिकुलर का जाल भी होता है इसके अंदर। देखो जो रक्त में ये हानिकारक रोगाणुओं को और मृत सेल का भी भक्षण करेगी, तो ये इसको रक्त का ब्लड बैंक कहते हैं। देखो इसमें अभी बताया आपका रेटिकुलर सेल से बना जाल होता है। देखो जाल होता है, जो सेल या फाइबर्स होते हैं उनका बना हुआ जाल होता है। इस कारण से ये जाल क्या करता है, इस जाल के कारण यहाँ पर ये जो मृत आरबीसी आती है, रोगाणु होते हैं, उनका भक्षण करती है। तो ये काम क्या करता है, देखो स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन के कार्य, तो एक तो ये रेटिकुलर जाल है, दूसरी बात है ये ब्लड बैंक की तरह काम करता है। तो ये जो स्प्लीन होता है ये भ्रूण अवस्था में, देखो भ्रूण अवस्था में क्या करता है, रक्त का उत्पादन करता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो हड्डियों का विकास नहीं होता है बच्चे में और अस्थि मज्जा नहीं बनता है, तो ये रक्त का उत्पादन करता है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। लेकिन वयस्क में क्या करता है, ये वयस्क में इसका काम हो जाता है, जो मृत आरबीसी होती है, मृत आरबीसी, उस मृत आरबीसी का ये विघटन करता है, विघटन का कार्य करता है, विघटन का कार्य करता है। अतः इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, कब्रिस्तान, या आरबीसी का बूचड़ खाना, क्या बोलते हैं, बूचड़ खाना भी कहते हैं। देखो बूचड़ खाने का मतलब होता है स्लोटर, स्लोटर हाउस ऑफ आरबीसी, स्लोटर हाउस ऑफ आरबीसी, इसको अपन कहते हैं बूचड़ खाना या कब्रिस्तान, क्योंकि ये
भ्रूणावस्था में देखो आरबीसी बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन वयस्क में ये इसका मुख्य काम होता है मृत आरबीसी जो आती है उसका विघटन करने का काम करता है, तो उसको कब्रिस्तान या बूचड़खाना कह देते हैं। और फिर ये जो आरबीसी का विघटन करता है तो इसमें जो लोहा और ग्लोबिन बनते हैं उससे ये क्या करता है, उससे नई आरबीसी का शरीर बनाने लगता है। ये जब आरबीसी का विघटन करता है ना तो ये क्या करता है, यह आरबीसी वह जो लोहा होता है उसमें उसका संग्रह भी कर लेता है, क्योंकि ये ब्लड से भरा रहता है, ब्लड बैंक कहलाता है। देखो ये आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करता है, शरीर को ब्लड प्रदान कर सकता है, अतः इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कह रहे हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। देखो ब्लड बैंक भी कहते हैं। एक तो ये देखो ये जो होता है इसमें एनी टाइम ब्लड से भरा रहता है, तो एक तो ये कभी भी जब जरूरत पड़ती है बॉडी को रक्त दे सकता है, एनी टाइम में भरा ही रहेगा ये। और इसमें एक रेटिकुलर जाल भी पाई जाता है, ये क्या काम करता है, देखो रेटिकुलर जाल यह लिम्फ को छानता भी है, लिम्फ को छानेगा, और जो उसमें मृत आरबीसी आएगी, मृत रोगाणु आएंगे उसको नष्ट करेगा, यानी मृत आरबीसी व रोगाणु जो होते हैं उसको नष्ट कर देगा, ये इम्पोर्टेंट बात है इसका। और ये लसीकाणु का उत्पादन भी करेगा, इसमें ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें लसीकाणुओं का उत्पादन भी होता है। तो ये अपना स्प्लीन था। और थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, थाइमस ग्रंथि हमारे वक्ष में होती है, छाती के अंदर तो थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस जो ग्रंथि होती है ये हमारे वक्ष में है, ये थाइमोसिन हार्मोन बनाती है, ये भी लसीकाणु का उत्पादन करती है भ्रूणावस्था में, और नवजात जो शिशु होते हैं लसीकाणु का उत्पादन करती है, और मुख्यतः कौन सा लसीकाणु, टी लसीकाणु का, और उनका परिपक्वन भी करती है। इस कारण ही इसको इन लसीकाणु को टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणु क्यों कहेंगे, क्योंकि ये थाइमस ग्रंथि में इनका परिपक्वन होगा, तो ये ग्रंथि भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। अभी हमने वीडियो में पढ़ लिया पूरा, अपने लसिका तंत्र है वो पूरा हमने पढ़ लिया है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए।